नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो पिछले साल के यूजीसी नेट के पेपर में आ चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्नों के बार बार आने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए इन प्रश्नों को मैंने लिया है। इन प्रश्नों को हम केवल उत्तर नहीं जानेंगे बल्कि उस उत्तर के साथ जुड़े हुए जो अन्य ऑप्शन रहेंगे उनको भी हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? जो नीत्शे है ये पाश्चात्य विचारक हैं। ये जर्मनी के थे और यानी ये जर्मन थे और इनका विचार था ईश्वर मर चुका है। जिस विचारधारा ने साहित्य जगत में बड़ी खलबली मचा दी थी, ईश्वर मर चुका है, ऐसा इनका विचार था। यहाँ पर हमें जानना है कि ये किस विचारधारा से है। तो इसका अगर हम सही उत्तर जानने का प्रयास करें तो ये अस्तित्ववादी विचारधारा के व्यक्ति हैं या विचारक हैं। अस्तित्ववाद से अभिप्राय यहाँ पर ये है कि हम अपने अस्तित्व की चिंता करें, आने वाले समय की चिंता करें। हमें हमारे बुजुर्गों की कब्रों में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना बल्कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो इनके जो विचार थे थोड़े अलग प्रकार के विचार थे, इसीलिए जो अन्य विचारक हैं वो इनके विचारों से अपनी सहमति नहीं रख पाते थे। इसीलिए इनका जो विचार था ईश्वर मर चुका है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और इस पर भी काफ़ी प्रतिक्रिया आई थी साहित्यकारों की और आलोचकों की। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है उसके अनुसार जो उत्तर रहेगा वो रहेगा अस्तित्ववाद। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम है। वैसे पेपर में ये दिया रहता है, जो पहला पॉइंट होगा उसके साथ ही चारों दिए होंगे, दूसरे के साथ फिर चारों दिए होंगे, तीसरे के साथ फिर चारों दिए होंगे। हमें पेपर के अनुसार यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार इनका क्रम क्या है और वो किस अनुसार हमें लगाना है। पेपर में ये प्रश्न आ चुका है जिसमें एक ही उसमें सारे ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। ये आप भली भांति जानते हैं कि प्रश्न कैसे आता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल इनका अनुक्रम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा श्रृंखला की कड़ियाँ। ये कब लिखा गया था? प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? 1942। दूसरा है अशोक के फूल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1948। अर्धनारीश्वर, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1952 ईस्वी। और उसके बाद है शिरीष की याद आई, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं। जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। बार बार पूछा जाता है ये निबंध, तो ये किसका निबंध है? महादेवी वर्मा का निबंध है, जो कि 1942 में लिखा गया। अशोक के फूल किसका निबंध है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और कब लिखा गया? 1948 में। उसके बाद है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर की अगर हम बात करें तो 1952 ईस्वी में लिखा गया। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इसके पश्चात अगर देखें, शिरीष की याद आई 1995 में किसने लिखा? विद्यानिवास मिश्र ने इसकी रचना की है, यानी इसके रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र। तो 1 2 3 के हिसाब से तो आप ये लगा ही देंगे, लेकिन इसके साथ हमें इनके बारे में थोड़ा विस्तार से भी कर लेना चाहिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है श्रृंखला की कड़ियाँ किसका निबंध है, तो आप बता सकते हो महादेवी वर्मा का। तो यहाँ पर हम एक ही प्रश्न में उसको और थोड़ा सा विस्तार से करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए मैंने जो पेपर में क्रम पूछा जाता है उसके अनुसार ये प्रश्न नहीं लगाया है। तो इस तरह ये हमारा प्रश्न आप तैयार हो जाता है कि श्रृंखला की कड़ियाँ कब? 1942 में। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा। फिर अशोक के फूल आता है 1948 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। उसके बाद अर्धनारीश्वर है 1952 में, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और शिरीष की याद आई सबसे लास्ट में आएगा 1995 विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया निबंध है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, बिंब के अनिवार्य तत्व है। पेपर में थोड़ा अलग तरह से ये पूछा गया है कि बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, वो आपको बताना है। इसमें दो ऑप्शन तो यही दिए गए हैं कि बिंब के अनिवार्य तत्व कल्पना, भाव, और इसके साथ जो दिए गए हैं वो हैं
विवरणात्मकता और सपाट बयानी। लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बिंब के अनिवार्य तत्व होते कौन से हैं। जब आपको ये तीनों तत्व पता होंगे तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि बिंब के अनिवार्य तत्व कौन से हैं। तो बिंब के अनिवार्य तत्व कल्पना भी है, भाव भी है और इंद्रियता भी है। कल्पना करते हैं हम किसी चीज़ का जब बिंब बनता है हमारे मस्तिष्क में तो हम उसकी कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं उसे। भाव यानी हमारे जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो उससे जुड़ जाते हैं, उसके प्रति जो हमारी भावनाएं हैं वही बिंब बनाने में सहायक हैं। उसके बाद आता है इंद्रियता, यानी हमारी इंद्रियां इसमें सक्रिय हो जाती है और वो उस बिंब को बनने में सहायता करती हैं। तो ये तीनों ही बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बिंब क्या नहीं है, बिंब पदार्थ नहीं है, बिंब पदार्थ नहीं है, बल्कि उस पदार्थ की प्रतिकृति है। प्रतिकृति या प्रतिछवि या प्रतिछाया, यानी उस पदार्थ की एक नकल कह सकते हैं या एक छाया कह सकते हैं, प्रतिछवि। उसके जैसी एक छवि है, एक आकृति है। बिंब मूल पदार्थ नहीं है बल्कि इसकी प्रतिकृति है। और हम इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं? कल्पना के द्वारा, अपने भावों के द्वारा और अपनी इंद्रियों के इंद्रियता के द्वारा। ये इसके तीनों ही मुख्य तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। हमारे जो उपन्यास दिए हैं इनको हमने क्रमानुसार लगाना है। तो मैं इसी तरह से ये प्रश्न करवाऊंगी। पेपर में आपके पास जो प्रश्न आएगा वो इस तरह से आएगा, परीक्षा गुरु, फिर गोदान, फिर शेखर एक जीवनी, फिर तमस। या फिर जैसे गोदान, परीक्षा गुरु, फिर शेखर एक जीवनी, फिर तमस। या शेखर एक जीवनी, उसके बाद परीक्षा, फिर तमस, फिर इस तरह से आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें इस तरह से ढूंढने की बजाय हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कब प्रकाशित हुआ और किसके रचनाकार कौन है। तो हमें क्रम अपने आप से देखते ही याद होगा कि ये कैसे हमें क्रमानुसार लगाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रखते हैं परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु का रचना काल कब है? 1882 ईस्वी है। और ये किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की। लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार हैं। उसके बाद आता है गोदान। कब लिखा गया? 1936 में लिखा गया, सभी जानते हैं। और किसकी रचना है ये? प्रेमचंद की है। उसके बाद आता है शेखर एक जीवनी। कब लिखा गया? ये 2 भाग प्रकाशित हुए थे, पहला भाग 1941 में और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में, यानी 2 भागों में इसको प्रकाशित किया गया था। और किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। तमस की बात अगर हम करें तो तमस 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और किसकी रचना है? भीष्म साहनी की ये रचना है तमस। तो इस तरह से आपको जब ये पता होगा कि सबसे पहले परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया, गोदान 1936 में लिखा गया, शेखर एक जीवनी 1944 और 41 में लिखा गया, तमस 1973 में लिखा गया, तो आप अपने अनुसार इनका क्रम ढूंढ सकते हैं और उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। और ये भी इसके साथ साथ आपको रचनाकारों के नाम भी याद ज़रूर करने हैं। इसके बाद जो प्रश्न है, किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? अब आपको पता होना चाहिए कि गजाधर बाबू किस कहानी में पात्र हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें आपका उत्तर क्या रहेगा? वापसी कहानी के ये पात्र हैं। और ये कहानी किसकी रची हुई है? ये लिखी हुई है उषा प्रियंवदा की कहानी है। गजाधर बाबू बहुत लंबे समय तक बाहर नौकरी करते हैं और जब घर में आते हैं तो उनकी ड्राइंग रूम में एक चारपाई लगा दी जाती है या बैठक में चारपाई लगा दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ समय के लिए एक मेहमान घर में आता है और उसके रहने का प्रबंध किया जाता है। तो ये वापसी कहानी हमारा इसका उत्तर है। लेकिन इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि चीफ की दावत किसकी कहानी है? ये भीष्म साहनी की कहानी है। भीष्म साहनी इसके रचनाकार हैं। दोपहर का भोजन अमरकांत की है। अमरकांत की रचना है। और बूढ़ी काकी सब जानते हैं, ये प्रेमचंद की रचना है। तो इसके साथ जो कहानी अन्य 3 ऑप्शन है उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? वापसी। ये आप ध्यान में रखें। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। देखिए यहाँ पर मैंने अनुक्रम के अनुसार ही लगाई है। जो कुकर मुत्ता है इसकी रचना कब है? 1941 ईस्वी में। और किसने की थी? निराला ने की थी।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था कुकुरमुत्ता नामक रचना के माध्यम से। उसके बाद आती है विष्णुप्रिया, जिसका रचना काल है 1957 ईस्वी और 21 की रचना है। ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। उसके बाद आंगन के पार द्वार, इसकी रचना काल कब है? 1961 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी, 1961 में। और इस किसकी रचना है? ये अज्ञे की रचना है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि 1964 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1964 में अज्ञे की आंगन के पार द्वार नामक रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद आता है चांद का मुंह टेढ़ा, इसका रचना काल 2004 है और ये किसकी रचना है? ये मुक्ति बोध की रचना है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो उत्तर, जब आपको पता होगा कि कुकुरमुत्ता 1941 में लिखी गई और बाकी सभी रचनाएं उसके बाद की हैं, तो आप अपने आप इस ऑप्शन को ठीक कर देंगे, यानी आंसर आपका ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने सभी को क्रमानुसार लगाया है, तो ये क्रमानुसार ही आप याद करेंगे कि कुकुरमुत्ता 1941 की रचना है, किसकी? निराला की। विष्णुप्रिया 1957 की, गुप्त जी की। आंगन के पार द्वार 1961 में अज्ञे की रचना है और 1964 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चांद का मुंह टेढ़ा 2004 में लिखी थी किसने? मुक्ति बोध ने। तो इस तरह आपको इनको क्रमानुसार ही याद करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। देखिए, अर्थ प्रकृति क्या होती है? 5 कार्यावस्थाओं के साथ ये मिलती है और इसके मेल से 5 नाट्य संधियों का निर्माण होता है। अर्थ प्रकृति से 5 नाट्य संधियों का निर्माण होता है। तो अर्थ प्रकृति भी कितनी है? ये 5 ही है। पहली क्या है? बीज। दूसरी क्या है? बिंदु। ये इसके प्रकार हैं, बीज, बिंदु, पताका, परकरी और कार्य। ये अर्थ प्रकृति के सभी प्रकार हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये सिर्फ उत्तर याद करवाया गया है कि अर्थ प्रकृति के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। बीज होता है, बिंदु होता है, पताका होती है, परकरी और कार्य। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन दिया होगा तो आप आसानी से जान पाएंगे। जहाँ से मैंने ये प्रश्न लिया है वहाँ पर जो इसके ऑप्शन दिए हैं वो दिया है बीज, बिंदु, और तीसरा दिया है यतन और चौथा दिया है विमर्श। तो जब आपको इन 5 के बारे में पता होगा तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ये दोनों ही गलत हैं। इसके ये बीज और बिंदु सही हैं, तो ये यतन और विमर्श दोनों ही गलत हैं। जब आपको ये 5 नाम याद होंगे तो यहाँ पर अर्थ प्रकृति के प्रकार मैंने दिए हैं, बीज, बिंदु, पताका, परकरी और कार्य। 5 ही अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। इसके बाद प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? जो हमारी मुस्लिम और हिंदी का जो मेल है, हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी का जो मेल है वो हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। जो हमारे यहाँ पर लेखन की प्रारंभिक अवस्था थी, हिंदी के लेखन की प्रारंभिक अवस्था थी, या यूँ कहें कि जब फारसी भाषा राजभाषा के तौर पर चल रही थी उस समय हिंदुस्तानी भी बोली जाती थी। तो इसकी आपको यहाँ पर बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो वो कौन थे? वो प्रोफेसर थे गिलक्रिस्ट। वैसे तो ये सर्जन थे, यानी अंग्रेज सेना के साथ एक सर्जन के तौर पर भारत में आए हुए थे। बाद में इन्होंने कुछ समय के लिए अवकाश लिया था भारतीय साहित्य को जानने और समझने के लिए, हिंदुस्तानी भाषा को जानने और समझने के लिए, और बाद में इन्होंने सर्जन के कार्य को छोड़ दिया और इस कार्य में ये जुटे रहे। जो ये 1804 तक, 1800 में इन्होंने क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज को ज्वाइन किया था, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई कब हुई थी? 1800 में हुई थी। 10 जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और इन्होंने 1804 तक इसमें कार्य किया। किसमें? फोर्ट विलियम कॉलेज में। और ये किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे? उर्दू के साथ अरबिक और संस्कृत। इन भाषाओं का इनको अच्छा ज्ञान था। ये तीनों ही भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। तो कौन हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? गिलक्रिस्ट हमारे यहाँ पर आंसर रहेगा। अब प्रश्न आता है कि सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, जिसमें पहला है, वज्रयान में आकर
महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। ऐसा कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं। दूसरा है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला। ये भी रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जो नाथ पंथ है ये सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये रामचंद्र शुक्ल के विचार नहीं है। और सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है, ये भी इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा। ऑप्शन में आपको ऐसे दिए होंगे, ए का ए और सी, फिर बी का क्या रहेगा यहाँ पर? ए और बी। तो हमारा यहाँ पर इस अनुसार जो बी आंसर है वो सही होगा। यानी ये दोनों ही जो कथन है ये सही है। रामचंद्र शुक्ल ने ही ऐसा माना है कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ और नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य शुक्ल ऐसा मानते हैं। इसके बाद है कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? यानी इसके रचयिता कौन है, कौन से आलोचक की ये रचना है? तो ये यहाँ पर आंसर आपको क्या देना है? ये है परमानंद श्रीवास्तव की रचना है। ये जो मलयज हैं ये भी कवि और लेखक आलोचक हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी भी कवि लेखक और आलोचक हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने वाला कुछ नहीं है, तो यहाँ पर परमानंद श्रीवास्तव का नाम आप याद रखेंगे। कवि कर्म और काव्य भाषा के साथ किसकी कृति है? ये परमानंद श्रीवास्तव की कृति है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे आज के प्रश्न है। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपकी तैयारी में आपके सहयोगी सिद्ध होंगे और आपके लिए सहायक होंगे या उपयोगी होंगे। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।